सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्या, स्टोकियोमेट्री हो गया था, है ना, स्टोकियोमेट्री हो गया था। तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लेके हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिंक में है जो तुम्हारा पहला चैप्टर था मूल कॉन्सेप्ट, और जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन, लिंक में है, ठीक है। तो उसी से होकर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टोकियोमेट्री पे प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद सीधा चले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, किसी का कुछ डाउट है क्या? संडे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, किसी का डाउट है क्या कुछ? जो मैंने एग्जाम दिया था, डाउट अच्छी किसी? ठीक है, क्वेश्चन था, देखो, that what is the amount of water produced, what is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen gas reacted with 32 gram of oxygen। ऑप्शन थे इसके, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 मोल, 2 मोल्स, ऑप्शन 1। और किसका कोई दूसरा आंसर है? कोई 1 मोल एक तो बोला, जैसे दिखाई दे रहा है ना स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन से बोल के। पहले क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको लिखना रहता है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन किससे किसके बीच में हो रहा है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्या बनता है? वाटर बनता है। पहले रिएक्शन लिखने के बाद पहले रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। तो बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया क्या बैलेंस? रिएक्शन के हिसाब से देखिए स्टोकियोमेट्री क्या है। हाइड्रोजन कितना ग्राम, कितने मोल है? 2 मोल है, मतलब 2 इंटू 2 4 ग्राम, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम, ठीक है।
क्लियर है? ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना बनाता है? ये 36 ग्राम बनाता है। क्लियर है? हमको गिवन कितना है? 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैं? गिवन मास बाय मोलर मास, नहीं तो 8/4 ये बन गया 2 और 32/32 1। कौन छोटा है? ये छोटा है, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये है। तो इसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 ग्राम से 32 ग्राम रिएक्शन करता है, 8 ग्राम से तो डबल रिएक्शन करना चाहिए ना। तो हम लोग ऑक्सीजन के हिसाब से निकालेंगे कि 32 ग्राम से कितना निकलता है? 36। तो कितना मोल होगा? 1 मोल वाटर कितना होता है? 18 ग्राम और ये 36 2 मोल, वही तो है। यहां से भी देख सकते हो 1 मोल से 2 मोल निकल रहे है ना। यहां से क्या पता चल रहा है? 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर निकल रहा है। ये भी तो एक ही मोल है, 1 मोल से 2 मोल वाटर निकले। वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो बाय 2 करके हम कर सकते हैं कि 18 ग्राम, सॉरी बाय 18 करके कर सकते हो 2 मोल, 2 मोल्स, ठीक है। जिसमें आंसर ए लिखा है सही है, ठीक है। जिसने नहीं लिखा है देख लो, नोट कर लो, करछो ना तो। क्वेश्चन बहुत इजी आया था, ठीक है ना। है ये पहला एग्जाम था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स बहुत कम मतलब सिक्योर किए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मार्क्स तो नहीं मिला है हमको, ओवरऑल मार्क्स मिला है ना। पता कैसे चलेगा किसमें कितना लाया? इस बार ऐसा करेंगे ना, एक हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टेस्ट कर देंगे। नहीं, एक एक वीक में एक एक सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट ले लेंगे, उसमें पता चलेगा कौन फिजिक्स में अच्छा कर रहा है, कौन केमिस्ट्री में अच्छा कर रहा है, पता चल जाएगा। क्योंकि मार्क्स सिक्योर करना है, पूरा अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है तो हर सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट अच्छा हो रहा होगा, दूसरा सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं होता होगा तो स्कोर नहीं अच्छा कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन एक आया था, क्या था ये? A and B are two solutions that are mixed, calculate the molarity of resultant solution। ये फॉर्मूला बताया हुआ था ना, ये फॉर्मूला बताया हुआ था। उसका मोलारिटी और उसका वॉल्यूम गिवन है, ये है 1.3, ये 0.8, इसका वॉल्यूम है 100 ml एंड 500 ml। इसका फॉर्मूला बताया होगा, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ए और बी दो सॉल्यूशन है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा? क्या फॉर्मूला था? M1V1 प्लस
M2V2 इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2, ये था ना फॉर्मूला। क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। पुट करो, क्या है ऑप्शन दे दो। जीरो पॉइंट एट, 0.88, 1.3, 1.05। क्या आंसर आया देखो जरा, फॉर्मूला सामने है, पुट कर लो। करछु ना, तू करछु नहीं मन नथला, नोट्स जाके घरे देखले ना मन पड़िबो। जो भी पढ़ाया जा रहा है नोट्स को जाके देखो, बोला था ना एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम कल्याणी और मोनालिसा तो थिले गोटे झीलटा आसला फेलिसिटेट करथिले हमें जी नॉर्थ साइड पाइथला एम्स रे झारखंड, एम्स झारखंड। उसने क्या बोला था, आज जो पढ़ाई हुआ मैं जाके उसको रिवाइज करती, पक्का रिवाइज करती ही करती थी। ताडो सुनी के एटलीस्ट सीखिया कथा नहीं, सुन के सीखना चाहिए उससे। तो झील निजे कहला कि केमतिया मते पढ़िबारे हेल्प मिलुतला, जे आज जो पढ़ाया गया जो नोट्स है उसको एक बार जाके देखना ही देखना है, नहीं तो फॉर्मूला कहां से याद रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। क्या है आंसर, आंसर क्या आएगा, M1 V1 क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 100 ऑलराइट, और ये 0.8 इंटू 500, ठीक है। ये M3 रखो, ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 600 ऑलराइट, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 130 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 4000 बन जाएगा। M3 निकालना है, कितना हो गया ये 4000 नहीं रे 400 इक्वल टू M3 इंटू 600, कितना बन जाएगा ये 130, 530 बाय 600 इज इक्वल टू M3, कितना आएगा 0.8 तो आएगा, 28 है, देख लेते हैं करके। 53 बाय 60 करना है, 0.8 480 0 500 फिर 8.88, ठीक। इसको किसने सही किया था एग्जाम में, ऑप्शन बी, किसने नहीं कि करनथुल माने गोटे वर्ष जाइए मुंडे पशुनी जिनस ना कि प्रैक्टिस करिवार अच्छी बोली। जितना भी क्वेश्चन मतलब आया था क्या वो सब पढ़ाया गया था, सब पढ़ाया गया था क्या, फिर क्यों नहीं हुआ। 100 फुल मार्क्स आने चाहिए ना। अगर नहीं पढ़ा था, अभी टीचर मेहनत करके पढ़ा रहा है, तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो कहां से आएगा। नहीं पढ़ाया होता कोई भी चीज, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा बताओ जो हमने नहीं पढ़ा था, जो आया था एग्जाम में। पहले दिन से मैंने बोला था सीरियस होना है तो ही करो, सीरियस नहीं हो तो अभी से मतलब बैकआउट कर जाओ। सीरियसली नहीं पढ़ाई कर सकते मत करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस हम। तो इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है जिसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, जैसे कि परसेंटेज, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन हमने पढ़ लिया है। इसमें भी है, तो इसमें खाली हम प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है। तुम पहले के लेक्चर्स जो है वो देख लेना तो पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो बेसिक चीजें हैं वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बार आ जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सॉल्यूशंस का डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, हम ये पढ़ चुके हैं। व्हाट आर सॉल्यूशन, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, नहीं
मिक्सचर्स ऑफ 2 or more components। वैसे ही हमने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन, नहीं क्या? बाइनरी सॉल्यूशंस क्या था? जो सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो सॉल्यूशंस containing only two component। तो दो कंपोनेंट क्या क्या था? एक था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने डिस्टिंग्विश करना सीखा था ना, किसको सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर फेज अलग अलग है, अगर फेज अलग अलग है, तो जिसमें स्पेस है, जिसपे इंटरमोलिकुलर स्पेस है कि कोई सॉल्यूट आके उसके अंदर रह सकता है, जिसमें स्पेस है, वो हो जाएगा क्या? सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब जो दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करवाएगा वो सॉल्वेंट है, और जो दूसरे में डिजोल्व हो जाएगा वो। और अमाउंट का बात हमने बताया था, अगर फेज सेम है, दोनों लिक्विड है, तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। मतलब अगर फेज सेम हो, इफ फेज इज सेम, मतलब दोनों लिक्विड हो, दोनों गैस हो, जैसे कि एयर इज ए मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर्स हैं, तो उसमें सॉल्वेंट कौन होगा? जो ज्यादा होता है एयर में, ज्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट हियर। बाकी जो भी है, ऑक्सीजन को हम बोल सकते हैं सोल्यूट बोल सकते हैं, और बाकी भी छोटे छोटे गैसेस हैं कम अमाउंट में, उनको भी सोल्यूट बोल सकते हैं। इफ फेज इज सेम, द कंपोनेंट विथ लार्जर क्वांटिटी is the solvent। क्लियर? इतना हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था, ठीक। तो ये बेसिक है जानना, ठीक। और यहां हम क्यों बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि पूरे सॉल्यूशंस में हमको बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो इसलिए हम जो पॉलिनरी सॉल्यूशंस या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है उनके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। सिर्फ दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि हम सॉल्यूशंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे। दो चीजें मिल रहे हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। क्या है? एक सॉलिड है एक लिक्विड है। मिला दिया हमने, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे हमने पानी में शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो जो सॉल्यूशन बन के निकलेगा उसको हम, उसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? सॉलिड सॉल्यूशन पड़ेगा कि लिक्विड सॉल्यूशन पड़ेगा? नाम ऑलवेज सॉल्वेंट के नाम से होता है। किसके नाम से? तो जो सॉल्वेंट है उसके नाम से बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं। तो कौन डिजोल्व किस में हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे उसको लिक्विड सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशंस का नाम कैसे पड़ता है? उसके सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहां हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो अभी हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक।
ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो बेसिकली अगर मैं क्या करता हूं, एक मिनट, ठीक आ गया। तो अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर, सपोज मैं पहले लिखता हूं सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है, दोनों गैस है, तो क्या कैसे सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन, या दोनों गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगा। ओके, अगर सॉल्वेंट को वही गैस रखा हमने और इसको कर दिया लिक्विड, ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमने सॉल्यूट को सॉलिड कर दिया और इसको गैस ही रखा तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? अभी भी मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे ये कौन से सॉल्यूशन बनेंगे? गैसियस सॉल्यूशंस बनेंगे, है क्या? ये सारे, ये तीनों क्या बनेंगे? गैसियस सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। उसी तरह हम, अरे तो गैसियस सॉल्यूशंस, ये भी गैसियस सॉल्यूशंस, ये भी गैसियस सॉल्यूशंस, क्लियर है? ठीक, अगर हम कौन हो चुका, गैसियस सॉल्यूशंस, ठीक। उसी तरह हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ले लेते हैं लिक्विड, उसमें डालते हैं पहले सॉलिड डालते हैं, देन लिक्विड में हम लिक्विड भी डाल सकते हैं या गैस भी डाल सकते हैं। इन तीन केसेस में ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशंस बनेगा, ठीक है। अभी जो तीसरा टाइप आ गया, ये सॉल्वेंट में गैसेस, लिक्विड एंड उसके बाद सारे सॉलिड आएंगे, सॉलिड। तो सॉलिड में क्या क्या डाल सकते हैं हम? सॉलिड में गैस डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं और सॉलिड भी डाल सकते हैं, क्लियर? तो अभी पता चल गया हमें किस टाइप के, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं? तीन टाइप के, एक गैसियस सॉल्यूशंस हो गए, एक लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए और एक सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एग्जांपल याद रखना। गैस में गैस मिला हुआ, बताओ एग्जांपल बताओ। बताया था एयर है, एयर है ना, हाँ एयर है, और गैस में लिक्विड मिला हुआ, फोम, उसमें क्या था, क्या होता है? वो लिक्विड में गैस है, गैस में लिक्विड नहीं है। गैस में मतलब गैसियस जो 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 फेज होगा ना, उस सॉल्यूशंस का फेज होगा वो अभी गैसियस में है, चाहे उसमें लिक्विड घुसे चाहे उसमें सॉलिड घुसे। बताओ, हाँ वाटर वेपर इन द एयर हो सकता है, ठीक। तो वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। दूसरा क्या है? सॉलिड इन गैस है, ठीक है। बताओ एग्जांपल सोच के बताओ, सॉलिड इन गैस होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। सॉलिड चीज
ऐसी चीजें होते हैं ना जो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फेज में जाते हैं, जो सबलाइम हो जाते हैं। कपूर होता है ना, कपूर, कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, या एमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl इन नाइट्रोजन गैस लिख सकते हो, या एयर में भी लिख सकते हो। एयर लिखने से वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिख देना कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे, है ना। सॉलिड लिक्विड तो सबको पता है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, नहीं, शुगर सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी है लिक्विड और लिक्विड, अल्कोहल वाटर हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है खाली अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है, बेंजीन प्लस टोल्यूएंट भी हो सकता है, जो लिक्विड है ना। ऑक्टेन प्लस डेकेन हो सकता है, दो टाइप का लिक्विड। आगे हम पढ़ेंगे, जो सॉल्युबिलिटी के रूल होते हैं वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्कोहल जैसे वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वैसे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट में, नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आ गया गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। अच्छा, अभी क्या आ गया गैस इन सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में गैस घुस जा रहा है, सोचो। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, एक प्रोसेस होता है हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं तो एमोनिया बनता है, लेकिन वो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। आयरन हो, निकल हो, पैलेडियम हो, उसके प्रेजेंस में होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जनरली जो निकल का सरफेस होता है, निकल का सरफेस है ना, वहां हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाता है, तो सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो गया, तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस निकल या हाइड्रोजन प्लस आयरन, ऐसा लिख सकते हैं। H2 गैस प्लस निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम लिख सकते हैं ऐसा। अब बोलो लिक्विड और सॉलिड क्या क्या होगा। एग्जांपल, लिक्विड प्लस सॉलिड मतलब सॉलिड में लिक्विड घुस गया। एक मेटालिक मिक्सचर का नाम सुना है, अमेलगम बोलते हैं उसको। उसमें एक सॉलिड फेज होता है, उसमें मरकरी मिला दे। मरकरी किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, जो आपके सॉलिड में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया। तो किसी का भी एमलगम, सोडियम एमलगम या जिंक एमल, किसी का भी मिक्सचर, किसी भी मेटल का मिक्सचर किसके साथ बनाओ, मरकरी के साथ बनाओ, तो ऐसा लिखते हैं, मतलब सोडियम में Hg ऐसा मिला हुआ है, मतलब सोडियम के अंदर Hg है, इसको होता है सोडियम एमलगम, और इसको सोडियम एमलगम भी बोलते हैं। अभी आ गया सॉलिड प्लस सॉलिड, ये तो पता ही होगा, हाँ क्या होता है बताओ। अरे जितने भी सारे एलॉयस होते हैं सब सॉलिड सॉलिड तो होते हैं, ऑल एलॉयस, सारे एलॉयस जो होते हैं ना, एलॉयस, एलॉयस का मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रास, ब्रोंज या 22 कैरेट गोल्ड हो सकता है, ठीक है। ब्रास, ब्रोंज, ब्रोंज हो गया। और क्या होता है तुम्हारा जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, ब्रास में क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर होता है, याद रखो। ब्रोंज में क्या होता है, जिंक प्लस टिन होता है, टिन, टिन मतलब एसेंस। और स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, घर में यूज करते हो स्टील के बर्तन, उसमें क्या होता है पता है, हाँ बोलो, एल्यूमिनियम कैसे बोलते हैं, और इसको स्टील बोलेंगे, एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा तो स्टील थोड़ी बोलेंगे, एल्यूमिनियम अलग होता है। एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम बोलते हैं, उसको एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बोलते हैं।
आयरन आयरन के साथ जब क्रोमियम और निकेल मिले, थोड़ा सा कार्बन भी रहता है, लेकिन मेनली किसका है, कार्बन तो नॉन मेटल है ना, तो जनरली होता है आयरन, निकेल, क्रोमियम, ज्यादातर एलॉय में ये रहता है, याद रखो काम आएगा। खाली स्टेनलेस स्टील अलग होता है, खाली स्टील अलग होता है। खाली स्टील मतलब आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन, जिसको हम स्पॉन्ज आयरन बोलते हैं या पिग आयरन बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ आयरन और कार्बन होता है। जो आयरन को ऐसे तोड़ने से वो फट जाता है, जनरली प्योर आयरन होगा तो वो बेंड हो जाएगा या दब जाएगा, और जो पिग आयरन होता है या स्पॉन्ज आयरन जिसको बोलते हैं, वो मारने से क्या होता है, टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। कास्ट आयरन बोलते हैं उसको, कास्ट आयरन। नोट कर लिया सबने, क्लियर है, एग्जाम्पल याद रहेगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्युबिलिटी। क्या सॉल्युबिलिटी, अभी देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो जैसे इसका नाम है ना सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी का ऐसा नाम आ रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है, अभी मैं जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें मैं ऐड करते गया स्पून बाय स्पून शुगर या सॉल्ट ऐड करते गया, ऐड करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, डिजोल्व होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, एक टाइम आएगा और डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सबको पता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, डालेंगे भी तो जाएगा नहीं, तो उसको बोलेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट गया है, सॉल्यूट का अमाउंट, मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्यों बता रहा हूं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है, क्योंकि घर में बनाते हो ना, चाशनी बनाते हो, पानी गर्म कर लेते हो तो ज्यादा चीनी चला जाता है, उसको बोलते हैं डिस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी क्या करते हो, उसको ठंडा कर दो, टेम्परेचर फिर से चेंज हो गया, देखिए व्हाइट व्हाइट शुगर निकल आता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अंदर जाने को बोलते हैं डिसोल्यूशन, और अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में जा रहा है तो डिसोल्यूशन है, और सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा ना, है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, पोटास एलम, एक्सपेरिमेंट किया है ना सबने। तो सॉल्युबिलिटी क्या, पहला चीज सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट। 100 ml दिया है पानी, 100 ml में कितना चीनी डाल सकता हूं इस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री में कितना डाल सकता हूं, 0 डिग्री कर दूंगा तो और कम जाएगा, वैसे पानी बढ़ा के 50 डिग्री कर दूंगा तो और चला जाएगा। तो हर टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, तो इसलिए हम जब भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। क्लियर है। सो क्या लिखेंगे इसको, इट इज द maximum amount of a solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature। तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना।
कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे हम। ऑलराइट, हो गया। तो अभी लगे यार उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताओ। अरे नहीं रे, मैंने बोला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें और सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं। A solution in which no more solid can be added at a particular temperature, सीधा बात ही है। हम लिखेंगे a solution in which or to which no more solute can be added at a particular temperature, समझ में आया। जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, कि और सॉल्यूट जाएगा नहीं, जगह ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है प्रॉब्लम, मतलब क्यों ज्यादा सॉल्यूट चला जाता है। अभी पानी का और चीनी का ले लेते हैं। पानी को मैंने गर्म किया, तो गर्म किया मतलब टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर जो दिया वो कहां जाता है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। किसी को भी टेम्परेचर, जैसे हम खाना खाते हैं तो एनर्जी कहां जाता है, अल्टीमेटली सेल्स के पास जाता है ना। तो वैसे वाटर किससे बना है, वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो एनर्जी कहां जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने लगेगी। अभी मूव किया मतलब क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें जुड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा ढीला होता जाएगा। टेम्परेचर दे रहे हैं ना, ढीला होता जाएगा, मतलब वो दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। ज्यादा चीनी जाके रह सकता है ना वहां पर। शुगर अगर डालूं तो स्पेस अगर बढ़ गया तो और शुगर जा सकता है, और गर्म करूंगा तो और स्पेस बढ़ेगा और चला जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। शुगर का, हर चीज का नहीं बढ़ता है, हर चीज का नहीं बढ़ता है। अभी मैं एसिड डालूंगा पानी में, तो अगर हीट बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। प्रोसेस क्या है पता होना चाहिए। जब मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल रहा हूं तो हीट चेंज कैसा हो रहा है। हीट चेंज मतलब अगर मैं पानी में चीनी डालूं तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब उसमें अगर हीट मैं डालूंगा, इसमें अगर हीट देता हूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको चाहिए हीट। एक सॉल्यूशन, एक जो प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन, जिसको बोलता हूं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है, तो वो प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करने वाला होगा, तो इसको हीट देने से और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर सोच लो मैं पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता हूं, तुमको पता है पानी में अगर एसिड डालते हैं दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब वो हीट निकाल रहा है। कोई अगर हीट निकाल रहा है उसको और हीट दोगे तो वो प्रोसेस आगे जाएगा क्या, उल्टा, क्योंकि ये प्रोसेस हीट बाहर निकाल रहा है तो उनको ठंडा कर देंगे। अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो और एसिड चला जाएगा, और एसिड चला जाएगा। तो मतलब अगर सॉल्युबिलिटी मेरे को बढ़ाना या घटाना है तो देखना पड़ेगा जो प्रोसेस है, जो मतलब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो देखना पड़ेगा। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक है कि हीट निकल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो चीज हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हर केस में, शुगर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एसिड के केस में टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। अच्छा, जब मैं बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, सोच लो एक गिलास पानी में कुछ हमने शुगर डाला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अभी अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो और चला जाएगा, उसको गर्म कर देंगे तो और शुगर चला जाएगा, गर्म करते जाएंगे तो और शुगर चल जाता जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ये सैचुरेटेड है, एक टेम्परेचर में सैचुरेटेड, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और सॉल्यूट चला गया तो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको खाली याद रखना है, टेंशन मत लो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो जो सैचुरेशन पॉइंट आता है
मतलब सॉल्युबिलिटी आता है, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, एक टेम्परेचर में एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। उसमें होता क्या है एक्चुअली, अभी देख लो, ये नोट कर लिया, ठीक है, अभी देख लो। अभी मैं क्या किया, एक ठीक है, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक, वाटर ले लिया, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, शुगर जो है ऐड करते जा रहा हूं, ठीक है ना, शुगर ऐड करते जा रहा हूं। अभी क्या होगा, शुगर अंदर जा रहा है, शुगर अंदर जा रहा है, बोलते हैं डिसोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन होता है क्या, मूवमेंट ऑफ ये होता है मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्यूशन। तो इसका उल्टा क्या होगा बताया था मैं, एक बार क्या होगा, जैसे शुगर डिसॉल्व हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अभी और शुगर जाएगा क्या, मतलब इसमें डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्या होगा फिर, डिसोल्यूशन रुक जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है, यहां पर होता है एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो अभी क्या है, शुगर डाल रहा हूं, एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, अभी शुगर आ रहा है, शुगर जा रहा है तो जा नहीं रहा है, हम डाल रहे हैं तो शुगर जा नहीं रहा है, इसका मतलब जो अंदर शुगर पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन के अंदर शुगर पार्टिकल है, वो उसको आने नहीं दे रहे। इसका मतलब जो डिसॉल्व पार्टिकल हैं और अनडिसॉल्व पार्टिकल हैं, बाहर जो है अनडिसॉल्व और अंदर जो है डिसॉल्व, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, जितने अंदर जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं, जितने अंदर जा रहे हैं, इसलिए तो, और जितने अंदर जा रहे हैं उतने बाहर आ जा रहे हैं, इसलिए वो और अंदर ले नहीं रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, नहीं क्या, जो बाहर आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कब होता है, जब सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद होता है क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट। तो ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ, बताओ, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, आउट ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फ्रॉम द नहीं लिख के आउट ऑफ द सॉल्यूशन लिखते हैं, आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है। तो अभी क्या हुआ, जब सैचुरेशन आ जाता है, एट सैचुरेशन, जो सैचुरेशन पॉइंट जब आता है, एक्चुअली वहां जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं और जो सॉल्यूट पार्टिकल अंदर होते हैं, ये जो है, ये सॉल्यूट होता है, ये डिसॉल्व होता है, और ये होता है अनडिसॉल्व, नहीं, बाहर जो होता है वो अनडिसॉल्व होता है। तो इसके और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, किसके किसके बीच में, अनडिसॉल्व और डिसॉल्व के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, या उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गया है उसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, अरे 100 ml पानी में 10 ग्राम डाल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, 100 ml में सोचो मैं चीनी डालते गया 50 ग्राम चला गया, 100 ml में 50 ग्राम चला गया कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 50 ग्राम पर 100 ml, मतलब 1/2 ग्राम पर ml या 0.5 ग्राम पर ml, 1 ml में जाएगा ये। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उसको कोई भी यूनिट में कर सकते हो, ग्राम पर केजी भी कर सकते हो, सॉरी ग्राम पर लीटर भी कर सकते हो। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है उसका अगर फॉर्मूला हम लिखे सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी को लिखे तो ये मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं, उसका भी रीजन है, क्योंकि जब हम लिक्विड में सॉलिड डालते हैं ना, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। अब जितने भी शुगर है वो तो अंदर चले गए, मतलब जो स्पेस है, गैप्स है, गैप में चले गए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या। एक बार बताया था ना कि अगर मैं इसमें
इतना तक पानी है और इतना चीनी डाल दिया तो ये पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि शुगर तो अंदर चले जाएंगे ना, लेवल उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम चेंज कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो और वॉल्यूम बढ़ गया तो और चीनी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉल्युबिलिटी समझ में आए क्या? पहले देखो, हर एक चीज अच्छे से देख लो। सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ठीक है, और किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। डिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल और अनडिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल के बीच में होता है इक्विलिब्रियम। कब? सैचुरेशन पॉइंट में। ठीक है, क्लियर है? पहले पेज से कुछ लिखना है? पहले पेज क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी मैं दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक होता है सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे और गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। और लिक्विड एंड लिक्विड पढ़ने के लिए हमको वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मेन चीज क्या क्या पढ़ने हैं, हमने माइंड मैप किया नहीं है तो थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशंस में क्या क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा माइंड मैप कर लेने से याद रहेगा क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। नहीं, इंट्रो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। अच्छा, गैस इन लिक्विड में जो पढ़ेंगे, यहां पर एक लॉ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये बहुत छोटा सा लॉ है। और दूसरा चीज पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ही आ जाएगा एक लॉ जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक, तो उसके बाद आएगा हमारे पास, हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आएगा, तो पता ही है। छोटे नंबर पे आ गया तुम्हारा एजियोट्रॉप्स के बाद आ जाएगी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, साथ में आएगा एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, जिससे रिलेटेड रहेगा हमारा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने चीजें हमको पढ़ने हैं। अभी हम सॉल्युबिलिटी में चल रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में अभी पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, आज खत्म करेंगे उसको। हाँ, बंद कर दो। लो, एसी नहीं रहता है तो प्रॉब्लम, एसी रहता है तो प्रॉब्लम। बाप रे, मुंह सीतो मास्टर भी एसी लगेगी सुबह। पास में जाना पड़ेगा, पास में जाना पड़ेगा। सीतो दिन तो मैं घोड़े की सो ना, मैं घोड़े की सोए बट एसी चला गया। माइंड में देख लो, फिर चलते हैं आगे। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। डिसोल्यूशन मतलब सॉलिड पार्टिकल अंदर जा रहा है और क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड पार्टिकल बाहर आ रहा है। ठीक,
हो गया, सबका हो गया। इसलिए लिखाता हूं कि इसके बाद क्या आएगा तुम ही लोग मेरे को याद दिलाओगे, ठीक है ना। तो मैं टॉपिक के हिसाब से जाऊंगा, नहीं तो मैं जंप कर दूंगा तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पहले बता देता हूं। ठीक है ना। ऑलराइट, तो हम लोग थे कहा, हमने डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इक्विलिब्रियम समझ लिया है। अभी आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, सॉलिड जब लिक्विड के अंदर जाता है तो उस पर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला चीज ये है कि मैं कोई भी सॉलिड को कोई भी लिक्विड में डाल दूंगा तो डिजोल्व हो जाएगा क्या? सॉलिड तो क्या है, आयरन भी है, इसको पानी में डालूंगा तो होगा क्या, डिजोल्व होगा क्या? नहीं होगा ना। उसी तरह अगर मैं मोमबत्ती को डाल दूं पानी में, डिजोल्व होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हर कोई चीज में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। पहला रूल ये है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है बोलने से पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम नेचर के लिए क्या डिपेंड करता है वो पहले देखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैंने बोला कोई भी चीज किसी भी चीज में दूसरे चीज में डिजोल्व होगा ये जरूरी नहीं है। तो कौन सा चीज किस में डिजोल्व होगा उसके लिए एक हमारे पास है रूल, क्या? हाँ, यही चीज क्या, ये लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब क्या होता है, हम लोग जब बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो जो कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसका कुछ ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये समझ लो पोलर सॉल्वेंट के अंदर तुमको दो चीज पढ़ना है, एक है वाटर, एक है अल्कोहल। एसीटोन भी होता है, बहुत सारी चीज पोलर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ज्यादातर वाटर अल्कोहल के साथ काम होता है। तो ऐसी चीजें जो वाटर अल्कोहल ऐसी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए तो वो हो जाएंगे पोलर। तो पोलर चीज पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर चीज, तो यहां मैं बता दूंगा पोलर और नॉन पोलर का थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूंगा। बाकी चीज हम कहां पढ़ेंगे, किसी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते पोलर है कि नॉन पोलर है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी याद रखेंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपरली बताऊंगा कि एक कंपाउंड को देख के पता चलेगा कि वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो अभी लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि पोलर सॉल्यूट कैन बी dissolved in polar solvents। अभी अगर मैं यहां एग्जांपल लिख दूं तो बेटर होगा। पोलर सॉल्यूट कौन कौन से, शुगर, यूरिया या सॉल्ट हो गया, एटसेट्रा, पोलर होते हैं ये। पोलर सॉल्वेंट कौन है, ना वाटर है, अल्कोहल है या एसीटोन है,
उसी तरह दूसरा रूल क्या है, जो नॉन पोलर चीजें होंगी, नॉन पोलर सॉल्यूट जो है, नॉन पोलर सॉल्यूट्स can be dissolved in non-polar solvent। अभी ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स कौन कौन से होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं देख लो। जैसे अल्केन होते हैं, अल्केन्स होंगे, एल्कीन्स होंगे, या जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ज्यादातर नॉन पोलर होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब। ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, और बेंजीन हो गया, या ईथर्स हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाला ये है कि जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो नॉन पोलर हो जाएगा वो नॉन पोलर में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। कितना होगा, क्या होगा, वो तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला चीज ये है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नोट डाउन हो गया। ईथर, ETHER, मेरा जो हैंडराइटिंग है स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, फिर बाद में दिल्ली गोबर का ही जाए अलग ही, तो एडजस्ट कर लेना। खत्म। ये पहला फैक्टर था जिसको हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अभी हमने बताया था ना, टेम्परेचर को लेके हम जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं तो क्या हीट कैसे चेंज हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज होता है, पहला पॉइंट है if the dissolution process is, सबसे पहले क्या होगा, एंडोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक का मतलब ठंडा हो जा रहा है, सॉल्यूशन ठंडा हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे मैं चीनी डाल रहा हूं पानी में या सॉल्ट डाल रहा हूं पानी में, तो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो जा रहा है। ठंडा हो जा रहा है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब डेल्टा एच क्या होगा उसके लिए, अरे सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है एंडोथर्मिक के लिए। मतलब जो रिएक्शन का हीट है वो कितने, वो टोटल ओवरऑल रिएक्शन का जो हीट है डेल्टा एच है, हीट चेंज है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट तो आ रहा है सिस्टम में ऐड हो रहा है ना, तो पॉजिटिव होता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस ये है तो सॉल्युबिलिटी is directly proportional to increase in temperature। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर। एंडोथर्मिक बढ़ेगा, एंडोथर्मिक बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक घटेगा, कमेगा। हाँ वही है, ओडिया वाले का कमेगा। मैं चाल चाल के जा रहा था, नहीं हम लोग ओडिया, मेरा हिंदी उतना खराब नहीं है, बाकी टीचर का तुमने सुना ही होगा ना, बाकी टीचर लोग का हिंदी तुमने सुना ही होगा ना, मेरा बेटर है ना उन लोगों से। हाँ, क्योंकि सीबीएसई पढ़ा, मतलब सीबीएसई नहीं, बाहर रहने का एक्सपीरियंस थोड़ा है। और हमारे उधर क्या है ना, राउरकेला तरफ ज्यादातर हिंदी बात करने वाले मिल जाते हैं, इधर नहीं मिलते। हमें ओडिया मैंने जनरली हिंदी को धरा पड़ी हो नहीं, समझते नहीं। तो प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक है तो घटेगा। ठीक,
इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, यहां एग्जाम्पल लिख दूं तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं शुगर और सॉल्ट एडेड टू वाटर एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक मतलब हीट बढ़ जा रहा है, मतलब हीट सिस्टम से निकल रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है, हीट सिस्टम से निकल रहा है ना, थर्मिक एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो अभी हीट जो सिस्टम हीट दे रहा है उसको अगर तुम हीट दोगे तो थोड़ी ना वो डिजोल्व करेगा, वो तो फेंक देगा बाहर, क्योंकि उसको उसको इजी कैसा हो रहा है कि जब वो हीट निकाल रहा है, जब इसको ठंडा हो रहा है तो उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि अरे एसिड हमने डाला पानी में तो सॉल्यूशन गर्म हो गया, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो हीट बाहर निकालना चाह रहा है, हीट बाहर निकालना चाह रहा है जब ऐड हो रहा है। तो अगर हम उसको टेम्परेचर घटाएंगे तो और डिजोल्व हो जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो और डिजोल्व हो जाएगा, तो मतलब ये उल्टा हो जाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल लिख लो, एसिड और बेस को मिलाएंगे, एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, HCl मिलाएंगे गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, H2SO पर मिलाएंगे गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, प्लस वाटर। अभी तीसरा एक पॉइंट है लेकिन वो वैल्यूलेस है। मेरे को एक चीज बताओ, सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड के ऊपर प्रेशर डालेंगे क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा इसको, सॉलिड के ऊपर प्रेशर गिराओ, फर्क पड़ेगा क्या, उससे साइज चेंज होगा, नहीं होगा। अब ये बात बोलना कि स्पॉन्ज को देते हैं, स्पॉन्ज के अंदर एयर होता है, निकल जाता है, तो ठीक है, उसका एक्चुअल साइज नहीं होता है। अभी ये सॉलिड है तो इसको मैं जितना प्रेशर दूंगा, प्रेशर दबाऊंगा तो छोटा हो जाएगा क्या, साइज चेंज नहीं होगा, कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड और लिक्विड को भी। अभी लिक्विड को भी मैं यहां तक पूरा भर्ती कर दूंगा, एक पिस्टन से दबाऊंगा उसको, जाएगा, ज्यादा दबाऊंगा तो फट जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड के ऊपर लिक्विड के ऊपर नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा सॉलिबिलिटी के ऊपर। गैस का अलग है, गैस में प्रेशर दूंगा तो गैस चला जाएगा अंदर, है ना। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट लिख सकते हैं क्या, एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव negligible compressibility, उनका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो तीन फैक्टर हमने पढ़ा, एक है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर, प्रेशर, याद रखना है, ऐसे ही याद रख देना है पूरा। पोलर चीज पोलर में होगा, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में होगा। एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे याद रखना। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड। क्या हो गया, आज के चैप्टर में कोई डीपीपी नहीं है, वैसे डीपीपी नहीं मिलेगा, कोई जरूरत भी नहीं है। अगर हम हेनरीज लॉ पढ़ लेते हैं तब देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा आज, ठीक है। नोट कर लिया एवरीबॉडी। उसके बाद क्या टॉपिक है, अभी हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया, अभी गैस एंड लिक्विड पढ़ेंगे, नहीं गैस एंड लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
अभी गैस का थोड़ा अलग अलग किस्से है ना। गैस बहुत एबनॉर्मली बिहेव करता है। ऐसे तो अगर टेम्परेचर बढ़ा हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ा हो तो वॉल्यूम घट जाता है ना, इतना सब होता है। तो उसका सॉल्युबिलिटी अलग टाइप का होता है लिक्विड में। तो अगर हम फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे, तो चलो टेम्परेचर का मैं बात करता हूं। गैस को हम क्या कर रहे हैं, जनरली हम जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ना, उसको दो चीज करना, उसको खोल देना, उसको खोल दिया, अगर वो उसको पूरा गर्म कर दो, गर्म करके पियो और पूरा ठंडा करके पियो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, खोलो मत, अभी खोल के पहले फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिया, उसके बाद ठंडा करके पियोगे तो मजा आएगा, है ना। अभी क्या करो, धूप में रख दो और बॉटल ओपन कर दो, थोड़ा देर रख दो, गर्म कर दो, मजा आएगा क्या। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। गर्म करेंगे तो सारा गैस निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। हम जो भी है प्रेशर डालते हैं तो वो लिक्विड के अंदर जाता है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो गैस बबल की तरह उड़ जाता है ना, वो प्रेशर था बोल के था, है ना। इसका मतलब यह है प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। अभी बात ये आता है कि हर गैस का जो है सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत लो सॉल्युबिलिटी होता है। वैसे ही अगर मैं एमोनिया का ले लूं या HCl का ले लूं, उनका हाई सॉल्युबिलिटी रहता है। एमोनिया सबसे ज्यादा मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है। एमोनिया इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर। क्यों करता है, वो अंदर जाके रिएक्ट कर लेता है। अभी क्या होता है, एमोनिया गैस होता है ये NH3, वो जैसे ही जाएगा वाटर के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा, ये बना लेगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो जुड़ जा रहा है तो छोड़ेगा नहीं, रिएक्ट कर जा रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा आराम से, ठीक है, क्लियर। तो हालांकि ये पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं है, मैं बता रहा हूं खाली। तो अभी मेरे को बताओ, पहला चीज है टेम्परेचर का लिख सकता हूं, प्रेशर का लिख सकता हूं, दोनों का इफेक्ट है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ गैस। अभी देखते पहला नेचर ऑफ गैस, वहां देखते नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिख रहे थे, यहां पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी काम में नहीं आता है। गैस जब लिक्विड में जा रहा है कब जाएगा, मैं बोला ना कि एमोनिया क्यों ज्यादा जाता है, HCl क्यों ज्यादा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्यों ज्यादा नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते। एक चीज होता है कि हम गैस लोग को लिक्विफाई कैसे करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, प्रेशर डाल के टेम्परेचर घटा के, प्रेशर डाल के टेम्परेचर घटा के। तो हर गैस को क्या सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर देना पड़ता है क्या, नहीं, अलग अलग देना पड़ता होगा ना, है ना। वो एक्चुअली डिपेंड करता है, एक गैस का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ऐसे याद रखो कि जिस गैस को हम जितने आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। जो गैस को इजीली लिक्विफाई करते हैं, दोज गैसेस व्हिच कैन बी लिक्विफाइड इजीली हैव मोर सॉल्युबिलिटी। समझ में आया, जिस गैस को हम इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बताता हूं। क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर जो होता है गैस होता है, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। होता क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसको जितना ही प्रेशर डालो, टेम्परेचर बढ़ा दो, जैसे ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर तुम 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री में चले जाओ तो जितना भी प्रेशर डालो ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर में डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो उस क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन प्रोसेस इजी, ऐसा याद रखना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक गैस को लिक्विफाई, जितना भी प्रेशर डालो लिक्विफाई नहीं कर सकते, गैस गैस रहेगा। 100 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना चाहोगे तो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। कम टेम्परेचर में करोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा। देख लो, डिसॉल्व भी होता है। 100 डिग्री में कभी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो पाएगा? 100 डिग्री में पानी खोल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है क्या? अंदर जाता है क्या? डिसॉल्व हो पाएगा क्या?
अबे हम गर्म कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक से पानी निकल, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, तो उसको 50 डिग्री 60 डिग्री में करो तो हो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब गैस ऐसा होना चाहिए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, उच्चा, 60 70 80 होगा तो उसको आराम से हम लिक्विफाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब नेचर ऑफ जो गैस में पहला वाला बताने जा रहा हूं, पहला फैक्टर अफेक्टिंग में, उसको ध्यान से याद रखना, फैक्टर अफेक्टिंग। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना वो बोलो, जाको हिंदी बुझिया सुनी कुह है, एमती नहीं कि ओडिया बिल्कुल कहबानी, जहां बुझी हबनी हिंदी कहले ताको पुणी ओडिया कहवाक पड़ो ना, कि बुझी बुझी क्लियर तार। सो फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? नेचर ऑफ गैस, नहीं, नेचर ऑफ गैस। कैसे याद रखना है? पहला, गैसेस दैट कैन बी liquefied easily have more solubility in water। तो पानी में एक गैस कब ज्यादा सोल्यूबल होगा? जब उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि गैसेस विथ हाई CT, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको ऐसे याद रखो ना, जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ऐसे याद रख लो, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। गैसेस विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हैव मोर सोल्युबिलिटी। ठीक है, ये दो चीज याद रखना चाहिए। अगर किसी गैस को क्या होना चाहिए? डिसॉल्व होना है, तो आइदर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या फिर उसको इजीली लिक्विफाई हम कर सकते हैं। जिसको जितना इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे तो आराम से इजीली कर लिया लिक्विफाई, मतलब लिक्विड में लिक्विड मिल जाएगा ना। थोड़ा सा प्रेशर दिया वो लिक्विड बन गया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया वो लिक्विड बन गया। तो मतलब प्रेशर कम लगाना पड़े, प्रेशर कम लगाना पड़े, टेम्परेचर बहुत कम नीचे करना पड़े, टेम्परेचर को ज्यादा कम करना ना पड़े, थोड़ा कम करना पड़े, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। पहला नेचर समझ में आया क्या? नेचर ऑफ गैस क्लियर है। दूसरा है टेम्परेचर। बताओ, टेम्परेचर का मैंने बताया था बाबू, सीधा बात है, यहां पर गैस लिक्विड में जा रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बाहर आ जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, है ना। टेम्परेचर में क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा है मतलब सॉल्युबिलिटी घटा, यहां गैस और लिक्विड में थोड़ा सा गर्म करोगे गैस निकल आएगा, है ना। उसी तरह तीसरा क्या है? प्रेशर। बताओ प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है? इजीली याद रखो। नोट कर लो, नोट कर लो। पानी नहीं रे कल्पना, धो ही दो यार।
समझ में आ रहा है तुमको पढ़ाई? ठीक है। हम्म। ಸುವರ್ಣ दीटा सब गिरजा सर तुम पीवे। ओके, तो अभी हम गैस और लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो एक चीज तो हमने पढ़ लिया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इसको लेके एक लॉ हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। उससे पहले एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये गैसीय स्टेट में था। एकदम सिंपल चीज है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो सोच लो एक कंटेनर है मेरे पास, एक ये कंटेनर है, ठीक है ठीक है। इसमें क्या क्या है, मैंने 2 3 4 कुछ भी बहुत सारे गैसेस ले लिए, एक गैस ले। अच्छा, पहला चीज ये है कि अगर इसमें मैं खाली गैस 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, एक गैस, सिंगल गैस है, तो टोटल प्रेशर जो आएगा किसकी वजह से आएगा, गैस 1 की वजह से आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां 2 गैसेस लिखता हूं, मतलब मैं कुछ गैस ए के ले लेता हूं ऐसे, और कुछ गैसेस जो है मैं बी के ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी जो टोटल प्रेशर आएगा इस कंटेनर में, टोटल जो प्रेशर आएगा उसको मैं तो पीटी ऐसा लिखता हूं, पीटी या टोटल प्रेशर। अभी होगा क्या, अभी जैसे 2 चीजें हैं तो जो टोटल प्रेशर आएगा दोनों की वजह से आएगा। तो इसका भी टोटल प्रेशर नहीं होगा कि इसका भी टोटल प्रेशर नहीं होगा, इसका होगा पार्शियल प्रेशर, जो पार्ट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर को अगर मान लो ये इसका कितना फ्रैक्शन ले रहा है, ये क्या है, सोच लो ये 1/3 है, तो ये कितना होगा 2/3 होगा, तो टोटल 1 बनेगा। पार्शियल होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन मिलकर टोटल होगा। बोलने का मतलब ये है। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे गैसेस अगर एक कंटेनर के अंदर हैं तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, जिस भी इंडिविजुअल। एकदम सिंपल चीज है। तो मतलब जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, एक होगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का है। अच्छा, प्लस क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। ऐसा 2 है तो 2 3 होंगे, तीनों का पार्शियल प्रेशर होगा, ये बोलते हैं इसको, ठीक। अगर उसी चीज को यूज किया किसने,
हेनरी नहीं, हेनरी ने यूज नहीं किया था। हेनरी ने जो पहला लॉ दिया था वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर दिया था, ठीक है ना। क्या दिया था कि अगर हम एक कंडे ये लिखना है क्या, लिख लो। अगर मैं लिख दूं यहां तो डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट द टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर containing more than one gases is equal to the partial pressures of all gases। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी कुछ क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चंस होगा इन्हीं में से आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन स्टार्ट होगा जब हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, राउल्स लॉ। ये हेनरीज लॉ एकदम छोटा सा, कोई टेंशन नहीं है। हो गया, सबका हो गया, ओके। अभी आ जाते हैं, लिख लो। जो पहले हेनरीज लॉ हुआ करता था वो हेनरीज लॉ कुछ ऐसा था। हेनरी बोलते थे कि वो ये एक कंटेनर लेते हैं ऐसे, ठीक, ऑलराइट, ठीक। तो सोच लो मैं एक पार्टीशन करता हूं जिससे पता चलेगा कि पानी कहां तक है। सपोज पानी जो है यहां तक है, यहां तक मेरा पानी है, ठीक है, ठीक है। और ये क्लोज्ड है ना, यहां लीड लगा हुआ है, ये पूरा क्लोज्ड है, ये पूरा क्लोज्ड है, लीड लगा हुआ है, ये क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड। लेकिन मूवेबल है, क्लोज है और मूवेबल है, मतलब एक पिस्टन लगा है, सोच लो एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन है लगा हुआ है। अभी क्या है ना, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक वेट रखूंगा, W1 रखूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब मैं W1 नहीं रखा होगा तो गैस सब बाहर होंगे, कोई प्रेशर नहीं है, तो गैस सब जितने भी गैसेस हैं, सोच लो मतलब इस लिक्विड के ऊपर कुछ गैसेस हैं जिसको मेरे को डिसॉल्व करना है, तो ये कुछ गैसेस हैं यहां पर, थोड़े थोड़े हैं, 1 2 3 अंदर आए हैं, नॉर्मली जितना सॉल्युबिलिटी होता है आ गया है। अगर मैं इसके हिसाब से क्या कर दूं, थोड़ा सा मैं वेट बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये वाला था जिसमें कोई वेट नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या, थोड़ा सा वेट जो है बढ़ा दूंगा मैं, यहां पर एक वेट रखा जो है W1 वेट रखा। अभी क्या होगा, इसमें से कुछ प्रेशर दिया मैंने, तो इनमें से जो पार्टिकल्स हैं कुछ और ज्यादा आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, और प्रेशर बढ़ाता हूं, ठीक है। देखो अभी क्या है, मैंने एक वेट डाला था, ठीक है, अभी और वेट डालूंगा, अभी और एक वेट डाल दिया, W2 डाल दिया, और सॉल्यूशन में
बढ़ जाएंगे। तो यही सब देखा हेनरी ने बोला कि नहीं, जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूं सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला था, दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas over the सॉल्यूशन का ऊपर जितना भी गैस का प्रेशर है उतना सॉल्युबिलिटी होगा, ये बोला। लेकिन डाल्टन ने थोड़ा चेंज कर दिया उसको। तो ये एक्चुअल हेनरीज लॉ नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअल हेनरीज लॉ क्या है, पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ जो है ये पहले उन्होंने दिया हुआ था, उसको थोड़ा सा चेंज किया डाल्टन ने, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के हिसाब से लिक्विड है गैस है, दोनों का पार्शियल प्रेशर काम आएगा, इसका पार्ट होगा, वो समझ में आएगा। अभी ये अगर लिखना है तो लिख डालो। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को हम कई तरीके से बता सकते हैं, मोलारिटी, है ना। सबसे बढ़िया चीज किया उन्होंने बोला यूनिट को नहीं रखते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रखते हैं। किससे? मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट का टेंशन नहीं है। मोल फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट है सॉल्यूशन में, कितना पार्ट सॉल्यूट है, कितना पार्ट सॉल्वेंट है। तो उन्होंने बोला इसको कर लो, फिर बताता हूं एक्चुअल लॉ जो है। ठीक है, अभी वही चीज है। अभी बात यह है कि वहां पर तो पिस्टन लगा हुआ था, यहां पर मैं क्या करता हूं फिक्स कर देता हूं, एक चीज फिक्स कर देता हूं, मतलब ये पूरा फिक्स्ड है ना। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी वही चीज है, अगर एक लेवल तक मैं लिक्विड भरता हूं, ठीक है, तो लिक्विड यहां एक गैस है जिसका कुछ प्रेशर है, जिसको हम बोलेंगे उसका पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एक कंटेनर में दो चीजें हैं, तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा ना नहीं। तो अभी क्या हुआ ना, मैं बोला था इक्विलिब्रियम सेट होता है, इक्विलिब्रियम, जो पार्टिकल बाहर है और जो पार्टिकल अंदर है उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेट होता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर में एक इक्विलिब्रियम सेट होगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, यहां ज्यादा आ जाएगा। तो अभी बात है यहां का, अगर जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर है इसका P, ठीक है, और जो पार्टिकल इस गैस के जो पार्टिकल अंदर हैं उनका मोल फ्रैक्शन है, ऐसा ले लेते हैं काय बी ले लेते हैं, है ना, या खाली काय ले लेने चलेगा। हाँ, तो अभी बदल के आएगा, ये जो प्रेशर ज्यादा होगा तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, गैस का कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में बढ़ेगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन में ले लिया, मोलारिटी नॉर्मलिटी में नहीं लिया। गैस जा रहा है तो कितना पार्ट गैस जा रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, गैस अंदर जा रहा है और रह रहा है, जैसे प्रेशर रिलीज करेगा तो वापस चला जाएगा। प्रेशर है जब तक प्रेशर है तब तक रहेगा। कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोला तो गैस बाहर आ गया, है ना। तो अब बोला हेनरीज ने, हेनरीज लॉ क्या है, कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas, है ना, partial pressure of the gas above the liquid, सीधा बात है। हम लोग देखेंगे कि कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा अंदर जाएगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से बोल दिया इसको कि जो पार्शियल प्रेशर है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, और इसको हम ऐसा बोलते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काय। ठीक है, अभी के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है ना। ये क्या क्या होगा ना, ये जो के एच का वैल्यू है हर हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होता है, हर गैसेस के लिए अलग होता है, हर गैस का सॉल्युबिलिटी का अलग अलग होता है, तो के एच एक कांस्टेंट है जिसका हर गैस के लिए वैल्यू अलग अलग होगा। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, यहां पर जितनी सारी चीजें हैं देख लो, काय का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, तो प्रेशर का जो यूनिट है केएच का भी वही यूनिट हुआ, केएच हैज द सेम यूनिट एज प्रेशर, याद रहेगा, यूनिट सेम एज प्रेशर। क्या होता है प्रेशर का ऐसा यूनिट, पास्कल्स होता है, पास्कल्स का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं फोर्स पर एरिया, है ना। और क्या क्या यूनिट होता है प्रेशर के, यहां पर बहुत कुछ आएगा तुमको, बार में काम करना पड़ेगा, टॉर में काम करना पड़ेगा, एमएमएचजी में काम करना पड़ेगा। तो प्रेशर के सारे यूनिट पहले लिखो, पहले प्रेशर के सारे यूनिट लिखो। ହେଇଗଲା ନୋଟ୍ କରିଦେଲ। तो यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन आसो मुझे दे देता डीपीपी रे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हमें काली अच्छी बोधे कल प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी कुछ जो पुराना चैप्टर है उसके कुछ प्रॉब्लम, मतलब मोलालिटी नॉर्मलिटी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करना जरूरी है, तो वो अभी उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन में कल करवाएंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं।
ओके, क्वेश्चन देख लो। Saturated solution of NaCl on heating becomes a unsaturated, saturated, no, remains saturated, remains saturated, C super saturated, D non। देखिए कौन होगा, बोलो बोलो क्या होगा। ये बोल रही सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, अभी पढ़ाया है, अभी 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 पढ़ाया है, देखो अभी पढ़ाया है, क्या बोला है, देखो देखो तो क्या बोला है। यहां पर दो चीजें हैं, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, हमको वो देखना पड़ेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तभी सुपर सैचुरेटेड होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, है ना। तो अभी क्या मैंने बोला था, देखो इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। एग्जांपल बोला सुगर सॉल्ट एडेड टू वाटर। NaCl क्या है, सॉल्ट है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। इतना सोचना क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओ तो अगर NaCl का सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द मोलारिटी ऑफ (0.2N Na2CO3 solution will be क्या बोल रहा है, 0.05M, 0.2M, 0.1M एंड 0.4M। जिसको रिलेशनशिप पता है वो फटाक से बना ले। क्या हमको दिया है, गिवन क्या है, N दिया है, मतलब नॉर्मालिटी दिया है। क्या दिया है, नॉर्मालिटी। मांगा क्या है, मोलारिटी। रिलेशन मोलारिटी नॉर्मालिटी में क्या है, क्या रे, याद ही नहीं है तुमको। मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मालिटी बाय N फैक्टर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक्चुअली फॉर्मूला ये है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। ये है, हमको क्या निकालना है, मोलारिटी, तो नॉर्मालिटी बाय N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है, चार्ज। ये सॉल्ट है, चार्ज कितना होगा, Na2CO3, क्या चार्ज इसके ऊपर आएगा। अरे Na2CO3 को तोड़ो, Na2CO3 अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 इंटू 1 2 है, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 है, तो N फैक्टर क्या है 2। तो नॉर्मालिटी क्या है यहाँ पर 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा,
0.1। आंसर कहाँ है? CH। ठीक है, अगर छोटा सा रिलेशनशिप पता है तो बन सकता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, नॉर्मालिटी और मोलालिटी में रिलेशनशिप। प्रीवियस क्लास ज्यादा नहीं है, तुम 5 क्लासेस भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेली एक एक देखोगे तो एक वीक में खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था एम्स में, देख लो, वैसा ही क्वेश्चन है, पूरा उल्टा दिया है। क्या बोला है? व्हाट इज द नॉर्मालिटी, व्हाट इज द नॉर्मालिटी ऑफ 1m H3PO4 सॉल्यूशन। इसको देख के ही कर सकते हैं, पता है मोलारिटी नॉर्मालिटी क्या होगा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी क्या है? 1, इसका एन फैक्टर 3 आएगा, मतलब नॉर्मालिटी 3 आएगा। 3, 1 इंटू 3 3 है ना। ऑप्शन दिया है, आ गया ऑप्शन में दिया है 0.5n, बी दिया है 1.0n, सी दिया है 2.0n एंड डी दिया है 3.0n। तो हमको पता है फॉर्मूला, क्या पता है? नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यहां दिख रहा है ना, एक एसिड पे कितने H होते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है, इसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मालिटी निकालना है, मोलारिटी 1 है, और इसको अगर तोड़ेंगे H3PO4 को तोड़ेंगे तो ये 3H प्लस PO4 3 माइनस बनाता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 3 हुआ ना, एन फैक्टर 3n हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला पे इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5 OH3 in a solution of 36 gram of water and 46 gram of glycerin। क्वेश्चन बुझी নহলে কইব হলা। मोल फ्रैक्शन पचारे नहीं कि मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता है। यहां पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है?
देखो 36 ग्राम है वाटर और 46 ग्राम है ग्लिसरीन, है ना। हालांकि ग्लिसरीन अल्कोहल होता है, लेकिन वो जेल टाइप का होता है, तो उसको हम सॉलिड मानेंगे, और यहाँ सॉल्वेंट किसको मानेंगे, वाटर को ही सॉल्वेंट मानेंगे। किसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, इसका। ये यही ग्लिसरीन है, ठीक है। ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या तो बता देता हूँ। 3 कार्बन होते हैं, 3 में OH 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 लगा होता है, बाकी ये तो होगा CH2 CH नहीं, हाँ एक दो CH होगा ना, CH और ये CH2 ये होता है, तो हो गया ना C3H5OH3, है ना। ये होता है ग्लिसरीन, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होगा, ठीक है इसका नाम। तो ये है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बाबू सीधा बात है, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन बाय नंबर मोल्स ऑफ ग्लिसरीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये निकालना रहता है। किसी का भी नंबर मोल्स निकालना, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास निकालना। अच्छा, इसका मास कितना है, 46 ग्राम है, ठीक है 46। मोलर मास कितना होगा इसका, C3, H कितना है, C3 है तो बस 36, 36 OH है 3 और 5 8, 36 प्लस 8 44, 44 और 3 ऑक्सीजन है, 44 प्लस 48, 40 प्लस 48 कितना होगा, 102, 102 होगा ना। अरे करो ना, हाँ ये भी उतना होगा 46 बाय 102 प्लस इसका मास कितना है 36, इसका मोलर मास कितना वाटर का 18 हो गया। देखो कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। हाँ 20 होगा, ये कैलकुलेट कर लो कितना होगा, ये होगा 23 बाय 51, है ना। ये हो जाएगा 23 बाय 51, ये हो जाएगा 2। 23 बाय 51 कितना होगा, 23 बाय 51 51.0 26 हो जाएगा, हाँ ये 0.44 हो गया। 0.44 बाय 0.44 प्लस 2, 0.44 बाय 2.44, 44 बाय 244, नहीं कितना हो जाएगा रे, 440, हाँ पाखापाखी 0.2, नहीं पाखापाखी 0.2। हबो तो 2.24 हो तो, हाँ ओके 0.2 कैलकुलेट करना है, बाकी कैलकुलेट और तुमको थोड़ी सिखाऊंगा, कैलकुलेट खुद से कर लेना। और है और एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं। In which mode of in which mode of expression the concentration of the solution, the concentration of the solution is independent of temperature। एटा मो हिसाब रे समस्ते जानी चंती, नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलालिटी आउ गोटे अछि फॉर्मालिटी। इरा नॉर्मालिटी, हाँ नॉर्मालिटी मोलारिटी मोलालिटी। कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, मतलब ये होता है WB बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, ये तो नहीं होगा। मोलारिटी भी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलारिटी इंटू 1000 बाय V, यहां भी वॉल्यूम है, ये भी नहीं होगा। मोलालिटी जो होता है WB
बाय मोलर मास इंटू 1000, ये मास होता है ना, तो ये होगा। फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी आगे हमारे मतलब क्या सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, प्रॉब्लम और तुमको भेज दूंगा, अगर प्रैक्टिस करना है पीआईक्यू करो, दूसरे प्रैक्टिस करो, एक टॉपिक को इतना प्रैक्टिस करो कि वो पूरा अंदर एसिमुलेट हो जाए। जैसा भी प्रॉब्लम है, फॉर्मूला हमारे पास है, मैं बोल के रखा हूं, फॉर्मूला लिखो, पेपर में लिखो और देख के प्रॉब्लम करो, वो याद हो जाएगा अपने, ऐसे रटने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है?